नमस्कार, मैं हूं प्रसून। आज बात आरएसएस के उन पहलुओं की जिनके बारे में बेहद कम लोग ही जानते होंगे। ये जानना जरूरी है कि क्यों मोदी सरकार ने 58 साल पहले आरएसएस के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों पर लगे बैन को हटा दिया है। सवाल है कि कांग्रेस ने देशभक्त आरएसएस को एक आपराधिक समुदाय के रूप में क्यों लेबल करने की कोशिश की। 3 बार प्रतिबंधित करने के बाद भी अदालतें सरकार के बैन को रद्द करती रहीं, लेकिन ये फैसला आते ही तमाम कांग्रेसी नेताओं ने अपनी नाराजगी जताई। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का उद्देश्य क्या है। आरएसएस के उद्देश्य इसके संविधान में निहित है। आरएसएस का उद्देश्य है कि हिंदुओं के बीच में संप्रदाय, विश्वास, जाति और पंथ की विविधताओं और राजनीतिक, आर्थिक, भाषाई और प्रांतीय मतभेदों से उत्पन्न होने वाली विभाजनकारी प्रवृत्तियों को खत्म करना, अपने अतीत की महानता का एहसास कराना, समाज के प्रति सेवा, त्याग, निस्वार्थ समर्पण की भावना पैदा करना, एक संगठित और अच्छी तरह से अनुशासित कॉर्पोरेट जीवन का निर्माण करना, अपने धर्म और संस्कृति के आधार पर हिंदू समाज का सर्वांगीण उत्थान करना। आरएसएस का उद्देश्य हिंदू समाज के भीतर विभिन्न और विविध समूहों को संगठित करना है, अपने धर्म और संस्कृति के आधार पर पुनर्जीवित करना है ताकि यह भारतवर्ष का सर्वांगीण विकास कर सके। आरएसएस के संविधान के अनुच्छेद 4C के में विशेष रूप से कहा गया है कि संघ राजनीति से अलग है और केवल सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में समर्पित है। दुर्भाग्य से आरएसएस की पवित्र शक्ति की पहचान कांग्रेस पार्टी सहित कई राजनीतिक दलों ने एक खतरे के रूप में लिया, जिन्होंने आरएसएस को राज सत्ता में राजनीतिक वर्चस्व के दावेदार के रूप में देखा। इसकी शुरुआत आजादी से पहले ही कुछ सालों में हो गई थी, जब कुछ गुमराह लोगों ने पूज्य महात्मा गांधी की हत्या कर दी और कांग्रेस सरकार ने इसका फायदा उठाते हुए आरएसएस पर उन्माद विरोधी प्रतिबंध लगाए। हालांकि तत्कालीन सरकार अच्छी तरह से जानती थी कि महात्मा की हत्या में आरएसएस का कोई हाथ नहीं है। यहाँ तक कि गृह मंत्री सरदार पटेल ने भी तत्कालीन प्रधानमंत्री को लिखे अपने पत्र में स्वीकार किया कि और कहा कि इन बयानों से यह साफ तौर पर सामने आता है कि आरएसएस इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं थी, और फिर भी आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया और इसे जारी रखने की कोशिश की गई। विडंबना यह है कि जिन लोगों ने महात्मा गांधी का समर्थन किया, उन्होंने सत्ता में आते ही सत्य के अनुसरण करने वालों की हत्या करने का कोशिश किया, जिसे मिशन को गांधी जी ने जीवन भर अपनाया था। आरएसएस द्वारा एक शक्तिशाली देशव्यापी सत्याग्रह शुरू करने के बाद प्रतिबंध हटा लिया गया। 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भ्रष्ट आचरण का दोषी घोषित किया गया। इंदिरा ने डूबते जहाज की भावना से देश पर आपातकाल थोप दिया। मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए। आरएसएस पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया गया। एक बार फिर आरएसएस ने प्रतिबंध का विरोध किया। इसके बाद इसके सदस्यों ने 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी चुनाव में हार गई। श्रीमती इंदिरा गांधी और उनके पुत्र संजय गांधी भी चुनाव हार गए। आरएसएस पर से प्रतिबंध हटा दिया गया। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद आरएसएस पर एक बार फिर से प्रतिबंध लगा दिया गया। सरकार ने आरोप लगाया था कि आरएसएस स्वयंसेवकों ने अयोध्या में स्थित राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के नाम पर मशहूर ढांचे के विध्वंस में भाग लिया। सरकार ट्रिब्यूनल के समक्ष इसे सत्यापित और स्थापित नहीं कर सकी। ट्रिब्यूनल ने यह भी पाया कि आरएसएस के खिलाफ कोई भी अन्य विवरण या तथ्य नहीं दिया गया है, न ही प्रतिबंधित अधिसूचना में उल्लिखित आधारों के समर्थन में कोई सबूत या सामग्री दी गई है। ट्रिब्यूनल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने वाली अधिसूचना रद्द कर दी। केंद्र और राज्यों की सरकारों ने आरएसएस को नियंत्रित करने के लिए गलत तरीके तक को अपनाया और सरकारी कर्मचारियों को निम्नलिखित तरीकों से निशाना बनाया। कांग्रेस ने तो खुलकर सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने से रोकने का
प्रयास किया। पुलिस से कहा कि वह सत्यापित करे कि केंद्र में काम करने वाले लोग या कर्मचारी आरएसएस से तो नहीं जुड़े हुए हैं। अगर जुड़े हैं तो उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाए, उन्हें नौकरी देने से मना कर दो और नौकरी से हटा दो। इस बारे में 3 दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें साफ तौर पर निर्देशित किया गया था कि यदि उम्मीदवार आरएसएस का सदस्य है तो उसे रोजगार देने से इनकार कर देना, सरकारी कर्मचारियों पर विध्वंस गतिविधियों का आरोप लगाना और यदि वे आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेते हैं तो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है और उन्हें सेवाओं से हटा देना, इसकी दुहाई देते हुए। तीसरा है सेवा नियमों में संशोधन करना, जिससे सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया जा सके। एक उदाहरण के जरिए इसको समझते हैं। उदाहरण है राम शंकर रघुवंशी का। वह पेशे से एक अध्यापक थे। पुलिस अधीक्षक रायगढ़ ने बताया कि राम शंकर रघुवंशी ने आरएसएस और जनसंघ की गतिविधियों में हिस्सा लिया, जिसके बाद सरकार ने रघुवंशी की सेवाएं समाप्त कर दी। रघुवंशी ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की। हाई कोर्ट ने इस आदेश को रद्द कर दिया। एक बेशर्म सरकार सुप्रीम कोर्ट आई और सुप्रीम कोर्ट ने एक और कड़े फैसले और पीड़ादायक फैसले में अपील खारिज कर दी और कहा ना तो आरएसएस ना ही जनसंघ पर किसी विध्वंसक या अन्य अवैध गतिविधि में शामिल होने का आरोप है। हर कोई अपने विचारों और विचारों का हकदार है। वास्तव में इन संगठनों के सदस्य इसकी गारंटी देते हैं। संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को अक्सर संसद के अंदर और बाहर सम्मान के साथ सुना जाता है। फिर भी सरकारी सेवा में शामिल होने से पहले प्रतिवादी ने कुछ राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेकर क्या पाप किया था? यह एक ऐसा संगठन जिस पर विध्वंस या अवैध गतिविधियों के प्रति समर्पित होने का आरोप भी नहीं लगा है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश सरकार की अपील को खारिज कर दिया। एक दूसरा मामला आता है कर्नाटक में मुंसिफ पद के लिए रंगनाथाचार्य अग्निहोत्री के मामले में उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रथम दृष्टया आरएसएस एक गैर राजनीतिक सांस्कृतिक संगठन है, जिसमें गैर हिंदुओं के प्रति कोई नफरत या दुर्भावना नहीं फैलाई जाती है और देश के कई प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्तियों ने समारोह की अध्यक्षता करने, इसके स्वयंसेवकों के काम करने की सराहना करने में जरा भी संकोच नहीं किया है। एक केवल 2 उदाहरण नहीं है, कम से कम 10 उच्च न्यायालयों ने आरएसएस का सदस्य होने के कारण अपने कर्मचारियों के खिलाफ सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की जांच की और हर बार इसे रद्द कर दिया। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हरिमोहन कौशिक जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। रिसर्चर के तौर पे जुड़े हुए हैं। राज शर्मा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। पहला सवाल राज शर्मा जी आपसे कि आरएसएस से दिक्कत क्या है, उसके राष्ट्रवादी विचार से या समाज में उसकी पैठ से? मैं तो ये कहता हूं सबसे पहले जी कि आरएसएस की ना तो राष्ट्रवादी सोच है, ना उसकी देश की जनता में पैठ है जी। सिर्फ वो उन्माद फैलाने में विश्वास रखती है और देश की अखंडता के लिए वो खतरा है। ये मेरा पहला जवाब है आपने जो मुझसे पूछा जी। और जिस पे ये चर्चा है कि सरकारी एम्प्लॉइयों को मनाई थी पहले और अब आरएसएस में वो जा सकते हैं, मैं समझता हूं कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी खोखला करने का और उसमें गुटबाजी बनाने का ये षड्यंत्र है। मैं नहीं समझता कि कोई जरूरी है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसी का नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय सरकार का होना चाहिए। सरकार के प्रति जवाबदेही होता है और सरकार भी फिर किसी सरकार जब बन जाती है किसी पार्टी की तो वो सिर्फ पार्टी की सरकार नहीं रहती, फिर वो देश की सरकार होती है। राज शर्मा जी, जिस तरह की आप भाषा यूज कर रहे हैं, कुछ समय पहले इंदिरा गांधी जी ने भी यही भाषा की थी और यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि राज्य के कर्मचारी राष्ट्र के कर्मचारी है, न कि किसी सरकार की। यानी देश हित में जो उचित कदम हो सरकारी कर्मचारियों को उसी के अनुरूप फैसला लेना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ राज शर्मा जी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो फिर मेरा ये मानना है कि जैसा कि पुलिस विभाग को अपनी यूनियन बनाने का अधिकार नहीं, तो उस हिसाब से पुलिस को भी अपना यूनियन। तो आप न्याय के फैसले, न्यायपालिका के फैसले पे सवाल खड़ा कर रहे हैं? नहीं, मैं एक और बात है, मैं इस देश का वोटर हूं, मुझे हर किसी के बारे में बोलने का अधिकार है। मेरे पास एक अधिकार सुरक्षित है कि मैं अपनी बात को बोल सकूं,
सामने वाले को वो क्या समझ रहा है ये नहीं सोचना है मुझे। मैं जो राज सोचता शर्मा हूं, जी, वो तो इसी मैं बात कहीं- पे आप रुक जाइए। अगर आपके इस अधिकार को मान लिया जाए तो आरएसएस के करोड़ों सदस्यों के अधिकार को आप कैसे नकार सकते हैं? ही नकार नहीं सकते आप स्वयं। देखिए, अगर मैं सरकारी इंप्लॉई हूं, अगर मैं सरकारी इंप्लॉई मान लो मैं रहा भी, तो मान लो मैं किसी को भी सपोर्ट कर सकता हूं, एक अलग चीज है, वो मेरी व्यक्तिगत राय है। मैं कांग्रेस पे हूं, कभी कभी मैं कांग्रेस पार्टी के कुछ विचारों से व्यक्तिगत रूप से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन मैं फिर भी पार्टी पे हूं। सरकारी इंप्लॉय मेरे घर में भी है। राज शर्मा जी, मगर मुझे उम्मीद है कि आप आरएसएस की कार्य प्रणाली को समझते होंगे, उसकी विचारधारा को जानते होंगे और समझते होंगे। मैं सिर्फ इतना मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूं। मेरे दाएं बाएं और बस ऊपर नीचे को छोड़ के आगे पीछे सब आरएसएस वाले रहते हैं। मुझे पता है वो कितना काम करते हैं। तो हम पूछ रहे हैं राज शर्मा जी, ऐतराज का बिंदु क्या है आपके? नहीं, इतराज का तो बिंदु है उनको, हमें उन्माद फैलाने वाला, अगर राज शर्मा से भी उन्माद फैलाने की वो हो सकती है। कैसे उन्माद फैलाते हैं राज शर्मा जी, यही क्यों नहीं जानना चाह फैलाते रहे हैं हैं। वो? देश में क्या है, ये देश सिर्फ मेरा राज शर्मा का ही है। ये जितना राज शर्मा का, राज उतना शर्मा राज जी, जैन का मेरा सीधा सवाल है कि आरएसएस कैसे उन्माद फैलाती है, बस इतना बता दीजिए आप। ये शायद मुझे लग रहा कि इसको बताने के लिए ये 15 मिनट पे डिबेट पे नहीं बताया जा सकेगा। इसको बताने के लिए तो घंटों आदमी लिखता चला जाए तो काम कहानी कराते हैं। क्या करा रहे हैं ये? कोर्ट में आप घंटों की बात कर रहे हैं, कोर्ट में महीनों केस चले, सालों से चले, और हर बार मुंह की खानी पड़ी सरकार को। आरएसएस बेदाग होके सामने आता रहा और एकदम साफ है कि इंदिरा गांधी भी जब युद्ध होता था उसके बाद आरएसएस की तारीफ करती थी। जवाहरलाल नेहरू तक ने तारीफ किया था 1962 में जब चीन आया। सुनिए राज शर्मा जी, ये सब कांग्रेसी थे, जवाहरलाल नेहरू जी, जिन्होंने खुद प्रतिबंध लगाया था। माना कि अगर चीन और भारत के युद्ध के समय अगर आरएसएस ने सही भूमिका नहीं निभाई होती तो हमारा जो नुकसान था वो उसका आंकड़ा गिनना मुश्किल हो जाता। लेकिन हरिमोहन कौशिक जी, सुन लीजिएगा फिर। हरिमोहन कौशिक, मैं दोबारा आऊंगा राज शर्मा जी आप पे, काफी देर हम चर्चा कर लिए। अभी राज शर्मा जी कह रहे हैं कि अगर हम चर्चा करेंगे कि कैसे कार्यप्रणाली है तो काफी समय लग जाएगा, समय नहीं है। आप समझ सकते हैं, आप चूंकि रिसर्चर रहे हैं, तमाम तरह के विषयों पे जांच करते रहे हैं, रिसर्च करते रहे हैं, आपको क्या लगता है आरएसएस से देश को खतरा है या कांग्रेस को? सर, आरएसएस से अगर किसी को खतरा है ना तो सिर्फ भारत विरोधी विचारधाराओं को है, जो लंदन की किसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बैठी हुई है या फिर जॉर्ज सोरोस की गोद में बैठी हुई है। और जो है ना, अभी थोड़े दिन पहले कल ही घूम के जो आए हैं राहुल गांधी, वो कहाँ होके आए हैं उनको खतरा है, क्योंकि जिनसे वो मिलके आए हैं ना उनको आरएसएस से खतरा है। वरना कैलिफोर्निया की पार्लियामेंट ने जिस तरीके से बच्चों को सेक्स चेंज करने के लिए प्यूबर्टी ब्लॉकर हार्मोन्स लगाने का जो इंजेक्शन लगाने के लिए उनके माँ बाप को बताने से, परमिशन देने से मना कर दिया ना सर, आरएसएस उस विचारधारा के खिलाफ खड़ी हुई है और उन लोगों की गोद में कांग्रेसी बैठे हुए हैं। आरएसएस उन्माद फैलाती है सर। गोवा के अंदर जिस तरीके से गोवा हाथ से निकल चुका था, अगर आरएसएस वहां पर अपनी पोजीशन स्ट्रांग नहीं करती तो पूरा जूनागढ़ हाथ से निकल चुका था। अगर आरएसएस वहां पर अपनी पोजीशन स्ट्रांग नहीं करती तो 1962 वॉर के अंदर आरएसएस को जिस तरीके से रिगार्ड किया गया, सम्मान दिया गया, 26 जनवरी की परेड में आरएसएस अपने इस काडर को भेजता था। सम्मान वही होता है जिसकी सलामी जो है वो तत्कालीन राष्ट्रपति ने ली और जवाहरलाल नेहरू ने भी उसको सम्मान किया। आरएसएस से चिढ़ इसलिए है क्योंकि जब इंदिरा गांधी तानाशाह हुई तो यही आरएसएस का काडर खड़ा हुआ था सड़क के ऊपर और पूरी की पूरी जिसे कहते हैं ना, इंदिरा गांधी की सरकार को उखाड़ के ऐसा फेंका। उसके बाद इंदिरा गांधी नहीं रही और वो भूल गई कि इंडिया इज इंदिरा और इंडिया इज इंडिया वाला जो नारा था वो तानाशाही को उखाड़ कर फेंकने वाली थी सर आरएसएस। ये भी तो बता दो कि पटेल साहब ने बैन क्यों किया। और रही बात सर, एक सेकेंड, और रही बात सर, वो क्या ज्ञान जो एक शब्द या एक लाइन में ना बताया जा सके, किताबें लिखने और उस पूरी एक किताब को एक लाइन में बोलने में यही ज्ञान का फर्क होता है। जो अभी शर्मा जी कह रहे हैं कि भाई इसमें पूरी किताबें लिखी जा सकती है, क्या सर एक बात बताओ, तुम्हारे आपके लिए ही थे ना वो हाफिज सईद जी और ये सारे जी कर करके आरएसएस ने कौन सा ऐसा वो छोड़ा किसने था? उग्रवादियों को छोड़ा किसने था? राज शर्मा जी, मैं आप पे आ रहा हूँ। को किस सरकार ने? हरिमोहन कौशिक जी, एक मिनट, एक दूसरे को इंटरप्ट करेंगे, कभी भी किसी को कोई समझ में नहीं आएगा। राज शर्मा जी,
मैं सर फिर झूठे आरोप नहीं लगाएंगे। मैं फिर पूछ रहा हूं कि अगर आप 2 मुद्दे उठाए हैं, कह रहे हैं कि आतंकवादियों को कौन छोड़ा था प्लेन हाईजैक करने के, क्या अपने घर के रिश्तेदारों को छोड़ने के लिए उन्होंने आतंकवादियों को छोड़ा था, जैसा कि आपके समय में हुआ, किसी मंत्री के रिश्तेदार को छुड़ाने के लिए हुआ? जरा ये बताओ कि उस वक्त सरकार किसकी थी? अरे राज शर्मा जी, ऐसे कई बार छोड़े गए, मिसाल आपने कायम की थी, मिसाल आपने कायम की थी, कांग्रेस के समय में छोड़े जाते थे। अरे ये बता दो उस वक्त सरकार किसकी थी केंद्र में? अरे अटल जी की भी थी। आप जो कहना चाह रहे हैं मैं सीधे नाम ले रहा हूँ, और कंधार कांड की बात कर रहे हैं आप, लेकिन विषय ये है, अरे राज शर्मा जी मेरी बात सुनिए ना, इसमें अगर सरकार की बात हो रही है तो सरकार की नाकामी के साथ आप आरएसएस को क्यों जोड़ दे रहे हैं? दूसरी चीज, मेरी बात सुनिए आप, ये मुझे थोड़ा सा, मैं आप मेरी बात सुन लीजिए राज शर्मा जी, फिर आप ही का जवाब सुनेंगे। एक चीज सर जी, ये यहाँ पर आतंकवादी जो थे वो आरएसएस के थे, आप ये कहना चाहते हैं? वो जो यासीन मलिक और ये सारे के सारे जो भी थे, मुझे तो आपको ही देख के लग रहा है, मैं तो कह सकता हूँ, जो प्रधानमंत्री समझने की अकल तो नहीं दे सकता भैया करते घूमते भाई, थे। समझ तो कोशिश साहब, आपको समझने की अकल नहीं दे सकता, मैं तो कह ही सकता हूँ। राज शर्मा जी, राज शर्मा जी, इसी तरह की समझदारी दिखाने के कारण, राज शर्मा जी, मेरे मुंह से शब्द नहीं है, आप कुछ भी समझो, क्योंकि आप पूर्व ग्रह से ग्रसित हो। नहीं राज शर्मा जी मेरी बात सुनिए, आप ग्रसित है साहब। राज शर्मा जी, अगर आप किसी को अपने शब्दों से, केवल शब्दों के जरिए ही उसके काम को नकार के छोटा दिखाने की कोशिश करेंगे, वो व्यक्ति छोटा नहीं होता है, आपका कद छोटा होता है। राज शर्मा जी, त्याग, बलिदान, समर्पण का पूरा इतिहास रहा है क्यों किया था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, और आप उस संघर्ष को नकार देना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी नकार देना चाहती है। तो राज शर्मा जी, मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ, इमरजेंसी लगाई, देश के नाम पे आपको ऐतराज क्यों है? हमें उनके नाम पे नहीं, उनकी करतूतों पे ऐतराज है। अरे उनकी क्या करतूतें आपसे पूछ लिया, आप बता नहीं पा रहे हैं। इंदिरा जी ने जब तारीफ की तब क्या करतूतें खराब थी, जवाहरलाल नेहरू ने जब तारीफ की तो क्या राजनारायण केस आज भी जिंदा है। सुनिए मेरी बात को सुनिए आप। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा शुरू से अब तक मैं एक बात पे जोर दे रहा था कि सरकार का एम्प्लॉय किसी भी पार्टी से संबंधित होने के लिए उसे छूट नहीं होनी चाहिए। अरे आरएसएस सांस्कृतिक संगठन है, अदालत ने कहा है, किस राजनीतिक दल की बात कर रहे हैं? सब लोग दुनिया में कहते हैं, सब लोग कि आरएसएस बीजेपी का एक भाग है। अरे दुनिया कहे, अगर उसके आरएसएस के सिंपैथाइजर हो रहे हैं तो राजनीतिक, अगर उसको करना होता सीधे राजनीति में आती। कांग्रेस उसकी विचारधारा का समर्थन करे, चुनाव लड़े, क्या दिक्कत है? इनडायरेक्ट तो कांग्रेस को क्या दिक्कत है राष्ट्रवादी विचारधारा स्वीकार करने में? मेक इट क्लियर, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता होने के बाद भी पहले देश का नागरिक हूँ। मेरा नाम पंडित राज शर्मा है। मैं कह रहा हूँ, आप बताइए कि आरएसएस बीजेपी की शाखा नहीं है और बीजेपी आरएसएस की शाखा नहीं है, कहिए आप। आपसे मैं कह रहा हूँ, आप देश की बात करिए, और आरएसएस अगर आपके साथ न खड़ी हो तो कहिए। आप मुझे देश के लिए, आप सोरोस के साथ खड़े होते हैं, जॉर्ज सोरोस के साथ खड़े होते हैं, अरबपति, अमेरिका का अरबपति, जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र करता है। ऐसे एनजीओ के साथ खड़े दिखते हैं जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, भारत के उन लोगों के साथ खड़े दिखते हैं, और आप कह रहे हैं कि आरएसएस के पॉलिटिकल है। चाइना के साथ एग्रीमेंट किसने किया था कम्युनिस्टों के साथ? ये बता दे, 2008 के अंदर कौन सा एमओयू साइन करके आए थे, ये बताओ पहले। हमें क्या पता चल रहा? प्रधानमंत्री जाते हैं, क्या करके आ जाते हैं? अभी जब सत्ता से हट जाएंगे बता दें। अरे कांग्रेस के लोगों ने किया था एग्रीमेंट, सोनिया जी और राहुल गांधी जी ने किया था एग्रीमेंट हो। नहीं, एक और मेरी बात सुन लीजिएगा। हरिमोहन कौशिक जी, इस बात पर पहले आप पूरा विवरण दे दीजिए। पूर्व ग्रह से ग्रसित व्यक्ति हो। अरे भाई, हरिमोहन कौशिक जी पूर्व ग्रह से ग्रसित है और आप ग्रसित नहीं है, ये बात उचित नहीं है। घोषित प्रवक्ता जो होगा वो मैं तो साफ कह रहा हूँ कि सरकार के संग किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सरकार या किसी पार्टी, वो सरकार की है, सरकार की। मैं फिर कह रहा हूँ राज शर्मा जी, आप समझ लीजिए, आरएसएस सांस्कृतिक संगठन है, राजनीतिक दल नहीं है, तो आप अपनी बात में ही बैकफुट पे आ रहे हैं। आप मुझे बताओगे, मैं नहीं मानता हूँ कि क्या एक सरकारी अधिकारी की रात दिन सुबह शाम वो सब सरकार की है, या फिर वो जिस टाइम पर ड्यूटी पे होता है वो सरकार की है? मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए। ये आपका सोचना होगा ना।
आप सोच सकते हो। यही क्या बात मैं तो होती है? कहता हूँ कि यही तो सवाल सरकार का है एम्प्लॉय आपसे। न्यूट्रल सिर्फ होता इतना बताइए वो, कि हाँ, एक सरकारी व्यक्तिगत रूप से वो नौकर जो किसी को भी है, कर सकता है, वो सुबह व्यक्तिगत रूप से वो 9:30 किसी को भी कर पहले सकता क्या है, कर रहा है? लेकिन उसको क्या जब सरकार आप उसके घर में उससे जाके एक आदेश जाके पारित देखेगी? करो कि नहीं आ जाए और आ सकता है, ये गलत। राज शर्मा जी, मेरा तो सीधा सवाल है, एक के बाद एक 10 फैसले आए हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें साफ तौर पे कहा गया कि आरएसएस सांस्कृतिक संगठन है। अदालत ने माना सबूतों के आधार पे, और जबकि तमाम सरकारें उसकी खिलाफत कर रही थी कोर्ट में, उसके बावजूद भी सारे आरोपों को नकार दिया गया, सुप्रीम कोर्ट तक ने माना। और आप ये समझ लीजिए कि जो आरएसएस को समझते हैं उनको मालूम है कि आरएसएस की आत्मा में भारत माता बसती हैं, लेकिन इस चीज को आप स्वीकार नहीं करना चाहते और हैं। एक और बात, केवल नहीं, वोट की राजनीति के भारत माता का कारण झंडा नहीं फहराएंगे। इस तरह की भारत माता बसती है, चीजें आप भारत माता पूरे का झंडा नहीं भारत का फहराएंगे। नुकसान करेंगे। आप सुनिए राज शर्मा जी, आप और इस पहले मेरी तरीके बात की सुनिए। चीजें आप लोग अगर ये आप एजेंडा उसके चला के अच्छी देश चीजों को नहीं बर्बाद कर स्वीकार रहे हो। कर सकते आप हैं लोग तो प्रशांत कम से भाई, कम आप लोग देश का में नुकसान एजेंडा मत करिए। प्रोपेगेंडा चलाकर हरिमोहन देश को बर्बाद कौशिक कर रहे जी, हो। आपसे निवेदन है कि आप बताइए कि आरएसएस की मूल विचारधारा क्या है, क्या वो राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेती है? भारत और भारतीय, केवल ये दो शब्द आरएसएस की मूल विचारधारा है। जो भारत के साथ है उसको आरएसएस सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा, जो भारतीय संस्कृति के साथ है आरएसएस उसके साथ खड़ा हुआ नजर आएगा, जो विदेशी संस्कृतियों को भारत पर थोपेगा आरएसएस उसके साथ कभी खड़ा हुआ नजर नहीं आएगा। वो बंदा जो ये कहेगा कि वो हिंदू बाय एक्सीडेंट है, आरएसएस उसके साथ जल्दी से खड़ा हुआ नजर चलिए, नहीं राज शर्मा आएगा। जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राज शर्मा जी, 2 मिनट आपको दिया जा रहा है, आप अपने मन से पूरा बोलिए, 2 मिनट। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, और मैं वही बात जो मैं कहूंगा बिल्कुल, कि जो किसी भी कोई भी संगठन हो, सांस्कृतिक हो, सही है, ठीक है, चल सकता है, लेकिन उसका अगर सरकार से संबंध है, किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध होता है, तो उसको किसी भी व्यक्ति को उसमें शामिल होने के लिए किसी से मतलब मेरा सरकारी एम्प्लॉय से शामिल होने का आदेश नहीं होना चाहिए। जिस भी संगठन का, कोई भी एनजीओ का अगर सरकार से मतलब होता है, राजनीतिक पार्टी से मतलब होता है, उसको किसी भी चीज में शामिल होने का आदेश सरकार को पारित नहीं करना चाहिए। बस ये मेरा कहना है। इसका मतलब तो मैं इस चीज से एग्री नहीं करता। मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ, ठीक है, आप एग्री ना करो, मुझे कोई विरोध कोई पर्सनल लाइफ होती है क्या? उसका एक पर्सनल मतलब एक ऑब्जेक्ट मतलब पर्सनल लाइफ होती है क्या? क्या वो सामाजिक कार्यों में जुड़ सकता है या नहीं जुड़ सकता? आरएसएस केवल एक सामाजिक संगठन है। जो सरकारी एम्प्लॉय है वो सरकार के प्रति दायित्व है, उसका देश के प्रति दायित्व है। 60 साल के बाद बहुत जिंदगी है, लेकिन क्या वो भारत माता की जय का नारा लगाएगा या गांधी परिवार की जय का नारा लगाएगा? इतना बता दीजिए। आप मुझे लगता पढ़े लिखे हो ही नहीं, मुझे ये भाई राज शर्मा जी, अगर इस पैनल में यहाँ पे इस पैनल में अगर कोई गंभीर व्यक्ति नहीं होता तो बुलाया ही नहीं जाता। आप इस तरीके की बात करके नहीं, राज शर्मा जी आप रुक जाइए, अब राज शर्मा जी रुक जाइए। इस तरह की बात करके आप देश का भी नुकसान कर रहे हैं और पार्टी का भी नुकसान कर रहे हैं। आप केवल उस तरह की बातें कर रहे हैं कि शुतुरमुर्ग की तरीके से रेत में सर डाले हुए हैं। देश दुनिया को नहीं देखना है, सच्चाई नहीं स्वीकार करना है। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप दोनों मेहमान हमारे साथ आए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।